हेलो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर नंबर 6 में आ गए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन और इसी की प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम इस रेजोनेंस की बात करें तो दो ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 मैंने यहां पर डिनोट करके रखा हुआ है। यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो टोटल नंबर 4 इलेक्ट्रॉन हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन की बात की जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर अपने ये सेकंड वाले ऑक्सीजन की बात करें तो यहां भी अपने को 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड तो क्रिएट कर लिया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिस वजह से यहां पर हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हमने यहां पर शो कर दिया है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 हो गए 6, मतलब कि यहां पर हमने शो कर दिया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हुआ कि ये है इलेक्ट्रॉन रिच, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर? तो ये तो बात हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसी के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमको यहां पर देखने को मिलेगा चार्ज सेपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर हमको देखने को मिलेगी हाई एनर्जी, लेस कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा हमको यहां पर एनर्जी का। अगर हम यहां पर बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, जो कि हमने यहां भी देखा, तो ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज यहां पर है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और यहां पर हम देख सकते हैं कि पोलर तो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी इनके बीच में हमको देखने को मिलती है। क्लियर? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया, जो कि यहां पर हमको स्टेबिलाइज देखने को मिलता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर अपने इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें सो चार्ज सेपरेशन, हाई एनर्जी, लेस कंट्रीब्यूशन और O और H के बीच का रिलेशन भी हमने यहां पर देखा। पोलर देखने को मिलता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होती है। क्लियर? अब ये तो बात थी बेसिक पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसके कुछ दूसरे पॉइंट्स की बात करें तब यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा COH बॉन्ड। जिसमें अगर अपने एसिडिक कैरेक्टर्स की बात करें तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आयोनाइज हो जाए तो हमको यहां पर देखने को मिलता है एक तो कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन। कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन ये हमको देखने को तो मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, क्योंकि अपने ने इसको आयोनाइज किया है। यहां पर आप एक और चीज का ध्यान रखो कि इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है, जिस वजह से कार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोजन, और इससे हम वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां पर चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड तो इक्विलिब्रियम हब पे अपने को देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोजन आयन। ठीक है? अगर हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट की बात करें तब जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर अपने को पोलर देखने को मिल रहा है और ये हमको क्वाइट स्ट्रांग देखने को मिलता है। साथ ही साथ
ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर? पोलर देखने को मिलता है, स्ट्रांग होता है और एसिड की तरह बिहेव करता है। क्लियर? जैसा कि हम जानते हैं। तो ये हो गए कुछ पॉइंट जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी अपने ने डिस्कस कर लिया और एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी हमने देखा। अभी हम और भी कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, पर पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, एसिडिक कैरेक्टर में अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो हमको एक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर रिएक्शन हम वाटर के साथ कर दें, तब ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ हो जाए, या तो आप बोलो कि चलो डिसोसिएशन हो जाए, तब उस केस में एक तो अपने को देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलेट और सेकंड जो देखने को मिलेगा वो होता है हाइड्रोनियम आयन। तो उसके बारे में भी अपने डिस्कस कर लेंगे, पर पहले हम यहां पर रेजोनेंस देख लेते हैं। ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? जैसा कि मैंने बोला था कि दो ऑक्सीजन हैं, दोनों के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें सो 4 देखने को मिल रहे हैं। ओके, बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव हो जाएंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर अपने को लेस स्टेबलाइज देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेंस है ये हमको लेस स्टेबलाइज देखने को मिलता है, और कार्बोक्सिलेट की बात करें तो ये हमको मोर स्टेबलाइज देखने को मिलेगा। ओके, इस केस में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखो, यहां पर हमको कितने देखने को मिल गए, यहां पर हमको 4 देखने को मिल गए। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच है। टोटल हैं 6। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड हो जाएंगे, तब यहां पर तो अपने को दिख गई डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन है 4। यहां पर हमको देखने को मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये हुआ लेस स्टेबलाइज, ये हो गया मोर स्टेबलाइज। क्लियर? अब जैसा कि हमने बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम कर दें वाटर के साथ, तब हमको देखने को मिल जाएगा हाइड्रोनियम और कार्बोक्सिलेट। ध्यान रखना है, एक तो अपने को यहां पर क्या देखने को मिल गया, ध्यान रखो, एक तो हमको यहां पर हाइड्रोनियम देखने को मिल गया और एक अपने को देखने को मिल गया कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ डिसोसिएट किया तो हमको यहां पर इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, साथ ही साथ कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोनियम देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट वाली प्रोसेस तो हो गई कंप्लीट, जहां पर हमने रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर लिया दोनों के ही, साथ हमने ये भी देख लिया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हो तब आपको कार्बोक्सिलेट और साथ ही साथ हाइड्रोनियम आयन देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गई रेजोनेंस की बात। अगर अपने इसी के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो हमने यहां पर ये तो देख ही लिया कि दोनों ही स्टेबलाइज होते हैं रेजोनेंस से। ओके, साथ ही साथ ये अपने को देखने को मिल जाएंगे आइडेंटिकल। कार्बोक्सिलेट आयन है, ये हमको ज्यादा स्टेबलाइज देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलेट आयन है, ये ज्यादा एसिडिक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से।
कार्बोक्सिलेट आयन है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिल जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड से। ध्यान रखना है कि फर्स्ट केस में मैंने बोला था स्टेबिलिटी, सेकंड वाले में था एसिडिटी, और लास्ट वाले में ये ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल जाता है। क्लियर? साथ ही साथ ये बिहेव करेगा एसिड की तरह। अब चलो मेरे को चेक करना है कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, तो हम यहां पर एक कर सकते हैं लिटमस पेपर वाला काम। तो हमको यहां पर प्रोसीजर देखने को मिल जाएगी ब्लू टू रेड। ओके, ध्यान रखो, ब्लू टू रेड वाली सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर? तो देखो ये था रेजोनेंस। यहां पर हमने देखा कि आइडेंटिकल देखने को मिल जाते हैं। स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट की ज्यादा होगी, एसिडिक भी ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा, एसिड बिहेव करता है। और अगर आप लिटमस टेस्ट करोगे तो लिटमस टेस्ट के केस में ये ब्लू टू रेड देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अभी यहां पर कंफर्म हो गया कि ये बिहेव करेगा तो एसिड की ही तरह। ठीक है, क्लियर? तो आप इन चीजों को भी नोट कर लो, फिर हम बाकी की चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे इसी के रिएक्शंस के बारे में। ओके, ओके, इसके अगर रिएक्शन की हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अगर मैं रिएक्ट कर दूं सोडियम के साथ, तब ड्यूरिंग द रिएक्शन हमको यहां देखने को मिल जाएगा सॉल्ट। क्लियर? अल्काइल की जगह चलो अगर मैं यहां मिथाइल ले लेता हूं, ओके, तो इसको तो हम बोल देंगे एसिटिक एसिड, इसको हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट, ये हो गया डाई हाइड्रोजन। ओके, तो ये बात हो गई फर्स्ट वाले रिएक्शन की। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिएक्ट करते हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इस केस में हमको जो सॉल्ट मिलेगा वो तो चलो यहां पर सेम ही देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ वाटर भी हमको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वाले केस में अपने को देखने को मिल रहा था H2, सेकंड वाले केस में हमको देखने को मिल जाएगा वाटर। क्लियर? और सॉल्ट तो दोनों ही केस में सेम है। CH3COOH को NaOH के साथ आप रिएक्ट करोगे, तो जैसे कि मैंने यहां पर अल्काइल की जगह पर ले लिया है CH3COONA और वाटर देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सोडियम एसीटेट। ये हो गया एसिटिक एसिड, और हमने यहां पर रिएक्ट किसके साथ किया है? NaOH। तो आप इस अल्काइल को अभी रिमूव कर सकते हो, बिकॉज उसकी जगह तो हमने यहां पर ले लिया था मिथाइल। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट वाला रिएक्शन, ये हो गया सेकंड वाला रिएक्शन। अगर हम यहां पर थर्ड रिएक्शन की बात करें, सो COOH है अपने पास, इसकी रिएक्शन कर देते हैं NaHCO3 से, तो हमको देखने को मिलेगा RCOONA H2O एंड CO2। क्लियर? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तभी हमको यहां पर सॉल्ट तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलता है। क्लियर? चलो अभी अपने यहां भी अल्काइल के प्लेस पे लगा देते हैं CH3।
हम इस केस में देख सकते हैं कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट्स ऑफ सोडियम हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये बात हो गई थर्ड वाले रिएक्शन की। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहां पर मेटल के साथ की रिएक्शन देख ली, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन देख ली, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन यहां पर देख ली। ओके, तो आप रिएक्शन को नोट करो, फिर हम इसी के एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करके देखते हैं कि किस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ओके, ओके, अगर हम यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ के एक्सप्रेसिंग प्रोसेस की बात करें, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको वाटर के साथ आप रिएक्ट कर दो, तब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, और हमको देखने को मिल जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ओके, चलो, तो अगर मैं यहां पर पुटअप कर दूं के EQ में, तब वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी कार्बोक्सिलेट एंड हाइड्रोनियम एंड कार्बोक्सिलिक एंड वाटर, जिसमें EQ अगर H2O के साथ कंबाइंड हो जाएगा तब आपको यहां पर देखने को मिलेगा एसिड डिसोसिएशन। क्लियर? अगर चलो मैं यहां पर बात कर लूं pKa की, लॉग में इसकी वैल्यू आ जाएगी Ka। इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलो अगर अपने यहां पर एसिड की बात कर लें, तो अगर मेरे पास pKa की वैल्यू इस तरह की देखने को मिलती है, मतलब कि इसकी वैल्यू लेस देन हो जाए 1 से, तब इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? 1 to 5 के बीच की अगर बात हो तो हम इसको बोलते हैं मॉडरेट एसिड। क्लियर? अगर हम 5 to 15 की बात करें, तब ये हमको देखने को मिल जाएगा वीक एसिड, और अगर चलो 15 से भी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिल जाए, तब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये हो जाएगा एक्सट्रीमली वीक एसिड। ओके, हमने यहां पर एक तो इसकी रेजोनेंस करके देख ली, जो कि हमने पहले भी देखा था कि अगर इक्विलिब्रियम के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ आप रिएक्ट कर दो, तभी कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोनियम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि हमने पीछे रेजोनेंस में भी देखा था। EQ की अगर यहां पर आप फॉर्मूला पुटअप करते हो और वाटर के साथ इसको कंबाइन कर दोगे, तो हम उसको बोलते हैं Ka। क्लियर? और इसके अगर आप लॉग में चेंज करोगे तो माइनस लॉग Ka आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ एसिड का नेचर कैसा देखने को मिल रहा है, अगर pKa की वैल्यू लेस देन है किससे, 1 से, तब आप यहां पर ध्यान दो कि ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। 1 to 5 के केस में मॉडरेट एसिड अपने को देखने को मिल जाएगा। यहां पर अपने 5 to 15 की बात करें तो वीक एसिड, 15 से ज्यादा हो तो एक्सट्रीमली यहां पर वीक एसिड देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये बात हो गई कुछ एसिड के नेचर की कि किस कंडीशन में कैसे टाइप के अपने को एसिड देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहां पर इसके फॉर्मूले को भी एक्सप्रेस करके देख लिया कि फाइनली प्रोसेस होगी कैसी। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर हम इसी के नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब अगर इसी प्रोसेस को कंपेयर किया जाए, जैसे कि फर्स्ट वाली प्रोसेस में कार्बोक्सिलिक है
और अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल को चलो अगर इसकी रेजोनेंस से समझ लें तो रेजोनेंस में मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस केस में कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट ये दोनों ही अपने को रेजोनेटिंग स्टेबिलाइज देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम है। क्लियर, इक्विलिब्रियम है मतलब दोनों की अगर बात करें तो अपने यहां पर इसको नॉन बोल देंगे, मतलब कि नॉन इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहां पर बात करूं अल्कोहल की तभी इस केस में हम देख सकते हैं कि यहां पर था ROH, जिसमें जब आप इसको आयोनाइज करते हो तो H+ तो रिमूव हो जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा ऑक्सीजन को, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ओके, ये इक्विलिब्रियम यहां पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ओके, जिस केस में हमको मिला यहां पर अल्कोक्साइड और H+। क्लियर, अगर हम चलो यहां पर स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों में ही स्टेबिलिटी देखने को मिलती है रेजोनेंस की हेल्प से। क्लियर, स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात कर लूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल के केस में एक तो ये अपने को वीक डिसोसिएट देखने को मिलता है, साथ ही साथ वीक एसिड देखने को मिल जाता है। अल्कोहल वीक एसिड देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलेट से। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल अगर आप इसको कंपेयर करते हो, जैसे कि चलो मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पर मैंने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर ले लिया अल्कोहल, तब कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा एसिड किससे? अल्कोहल से। ओके, कार्बोक्सिलेट की बात कर देते हैं। तभी इस केस में भी हम यहां पर देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन ये ज्यादा स्ट्रांग होगा अल्कोक्साइड से, यहां पर कार्बोक्सिलिक ज्यादा था अल्कोहल से। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये अपने को डिसाइड कर देती हैं कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा आगे की तरफ स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है लॉन्ग टर्म तक। क्लियर, जिसमें कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिला, स्टेबल मिला और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमको ज्यादा देखने को मिल गई इस अल्कोहल से। ओके, यहां पर आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि अल्कोहल के केस में ना ये वीकली डिसोसिएटेड देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ वीकली एसिड तो है ही, जो कि हमने यहां पर भी देखा। ओके, और कार्बोक्सिलिक के बारे में हम जानते हैं और कार्बोक्सिलेट के बारे में भी हम जानते हैं। क्लियर, तो ये हो गया फर्स्ट वाला क्राइटेरिया, जिसमें हमने इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया और इसके एक एक पॉइंट के बारे में समझा कि किस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा देखने को मिलती है अल्कोहल से। क्लियर, तो आप इसको नोट करो, फिर हम फिनॉल और कार्बोक्सिलिक के कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें ओके, यहां पर है अपने पास कार्बोक्सिलेट, यहां पर है अपने पास फिनॉक्साइड। अब इन दोनों के केस में थोड़ा समझते हैं कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है। देखो, अगर मैं यहां पर कार्बोक्सिलिक की बात कर लूं,
तो कार्बोक्सिलिक ये हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा फिनॉल से। ओके, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा, स्टेबल भी देखने को मिल जाएगा, और ये ज़्यादा एसिडिक भी होगा। ध्यान रखना है फिनॉल से। अगर चलो मैं बात करूं कार्बोक्सिलेट और फिनॉक्साइड की, तभी तो इस केस में भी आपको ध्यान देना है कि जो ये कार्बोक्सिलेट है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा फिनॉक्साइड से, एसिडिक भी होगा, स्टेबल भी होगा, ज़्यादा किससे? फिनॉक्साइड से। ओके, तो दोनों ही केस हमने यहाँ पर समझ लिए, कार्बोक्सिलिक के केस में भी और कार्बोक्सिलेट के केस में भी। अब ये ऐसा होता क्यों है? सबसे पहली बात, हम अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एसिड की अगर बात करें, तब देखो यहाँ पर हमको 2 ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं। 2 ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है वो दोनों के ही बीच में देखने को मिलता है, इधर भी देखने को मिलेगा, इधर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर तो एक ही है, जिस वजह से ये क्या हो जाता है? लेस स्टेबल हो जाता है कार्बोक्सिलेट से। क्लियर? तो ये था इनके बीच का मेन डिफरेंस, जिस वजह से यहां पर जो अपने ने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा और फिनॉल देखा, जिसमें कार्बोक्सिलिक हर एक मायने में अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था इस फिनॉल से। ओके, क्लियर? तो आप इसको भी नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, अगर हम यहां पर बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर अपने बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर अगर हम बात करें कॉन्जुगेट बेस, ये हमको ज्यादा स्टेबल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसकी अपने बात कर रहे हैं? स्टेबल की, कॉन्जुगेट बेस के केस में। लेकिन अगर मेरे पास हो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ज्यादा स्टेबल देखने को मिल जाएगा और एसिडिटी भी ये अपने को ज्यादा दिखाएगी। क्लियर? एसिडिटी और स्टेबिलिटी दोनों ही हमको यहां पर देखने को मिल गए हैं ज्यादा। ठीक है, यहां पर आप एक और चीज की बात समझ लो कि जब अपने पास हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब कंजुगेट बेस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर बात करें तो कंजुगेट बेस में ये डिस्टेबलाइज होगा। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एसिडिटी वीक होगी, या तो आप बोल सकते हो कम होगी। क्लियर? जैसे कि हमने यहां पर EWG और EDG की यहां पर बात कर ली। क्लियर? अब चलो यहां पर अगर मैं कुछ एलिमेंट की बात करूं, जैसे कि मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा है पीएच। आई का मतलब हुआ आयोडीन, ये हो गया फिनाइल। क्लियर? Br Cl हो गया, यहां पर अपने क्या लिखेंगे? Cl हो गया, Br हो गया और I देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है F, Cn, NO2 और नेक्स्ट की अगर बात करें ना, सो CF3, ये हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियर? ध्यान रखो, पीएच, आई, बीआर, Cl, F, Cn, NO2 और CF3 यहां पर हमको देखने को मिला। अगर हम दूसरों की बात करें तभी CF3 COOH, CCl3 COOH, CCl2
COOH। नेक्स्ट वन की अगर बात की जाए NO2 CS2 COOH, CN CH2 COOH अपने को यहां पर देखने को मिल रहा है। चलो अगर अपने और भी दूसरी चीजों की बात करें, तभी यहां पर अपने को F और Cl तो देखने को मिल ही गया था। अगर अपने और भी दूसरी चीजें ले लें, जैसे कि यहां पर मैंने लिया है F, ओके, सो FCH2 COOH, F हो गया, Cl CH2 COOH, फिर आएगा Br CH2 COOH, Cl हो गया, Br हो गया, नेक्स्ट वन H COOH। अगर अपने यहां पे ले लेते हैं Cl, तभी Cl CH2 CH2 COOH हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियर? किसके बाद? HCOOH के बाद। क्लियर? अब चलो और भी अगर इसमें आगे बढ़े, तभी हमको यहां पर और दूसरे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि C6H5 COOH, C6H5 CS2 COOH। ध्यान रखना ये उसके बाद ही कंटिन्यू है, ओके। ध्यान रखो, C6H5 CS2 COOH हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज CS3 COOH एंड CS3 CS2 COOH, ओके। इसके जस्ट बाद हमको C6H5 COOH, C6H5 CS2 COOH, CS3 COOH, CS3 CS2 COOH, ये ऑर्डर देखने को मिलता है। क्लियर? यहां पर अपने को ये ऑर्डर जरा ध्यान रखने पड़ेंगे, बिकॉज इसी ऑर्डर पे ये टोटल फंक्शन अपने को देखने को मिलती है। ध्यान रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, ओके। EWG EDG की हमने यहां पर बात कर ली, कॉन्जुगेट बेस, और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी हमने यहां पर बात की। क्लियर? ओके, क्लियर। तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर ना हमको ध्यान रखना है, इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट वन IBrCl और F। क्लियर? यहां भी ना इंक्रीजिंग यहां पर हमको देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखना है स्ट्रेंथ, ओके। यहां पर आप ध्यान रखोगे, फर्स्ट तो हो गया स्टेबिलिटी, नेक्स्ट हो जाएगी स्ट्रेंथ, ओके। और साथ ही साथ अगर मैं यहां पर एसिडिक की बात करूं तो उसका भी ऑर्डर हमको इसी तरह से देखने को मिलेगा। क्लियर? अब चलो अपने यहां पर बात कर लेते हैं पोजीशन।
देखो अल्फा और बीटा पोजीशन, तो अल्फा पोजीशन पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो हमको ज्यादा देखने को मिल जाएगा स्टेबल और साथ ही साथ एसिडिक एज कंपेयर टू जो बीटा पोजीशन पर होगा। क्लियर, ध्यान रखना है अल्फा पोजीशन पर जो भी है वो हमको ज्यादा स्टेबल और एसिडिक देखने को मिल जाएगा जो कि बीटा पोजीशन पर है उससे। ठीक है, तो यहां पर ये फर्स्ट वाली चीज क्लियर हो गई, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट की अगर अपने बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिल रहा था नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और थर्ड हुआ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर, तो यहां पर आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। अब चलो एक और चीज यहां पर बता देता हूं। क्लियर, तो इस तरह से अगर हम इसके रेजोनेंस की बात करें तो अगर मेरे को यहां पर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करना हो किसके साथ, या तो वो फिनाइल हो या तो सपोज करो कि विनाइल है। क्लियर, यहां पर आपको डबल बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। अब अगर मेरे को यहां पर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करना है, ठीक है, यहां पर सपोज कर लो कि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो लगा ही हुआ है, बस खाली यहां पर अपने को सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। तब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जब विड्रॉइंग होगा तब तो इंक्रीजिंग देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर डोनेटिंग होगा तब ये हमको देखने को मिलेगा डिक्रीजिंग। ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में हमको देखने को मिल जाएगा इंक्रीजिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में ये हमको देखने को मिल जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, क्लियर, तो यहां पर हमने इस रेजोनेंस की भी यहां पर बात कर ली। यहां पर आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड था, ब्रेक किया, मूव कहां पर कर गया, दूसरी तरफ, तो यहां पर हो गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर गया ऑक्सीजन पर, तो यहां पर हो गई इलेक्ट्रॉन की रिचनेस। क्लियर, तो इस तरह से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेचर और पोजीशन ये हो गई कंप्लीट। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, अगर मैं यहां पर एरोमेटिक की बात करूं तब एरोमेटिक में हमको यहां पर ध्यान रखना है कि मैंने यहां पर लेके रखा है बेंजोइक एसिड। ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कि ये ज्यादा अपने को स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर लगा हुआ है। अब अगर मेरे को यहां पर कोई भी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो डोनेटिंग ग्रुप को अगर मैं यहां पर लगाऊंगा तब यहां पर इसकी एसिडिटी और स्टेबिलिटी में हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने को मिल जाएगा। पहली बात आप समझ लो कि सपोज करो कि मैंने यहां पर लगा दिया OCH3, तो ये ऑर्डर हमको देखने को मिलेगा। यहां पर हमको जो स्ट्रेंथ है वो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ये हो गया डोनेटिंग। क्लियर, तो यहां पर तो चलो स्टेबिलिटी हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, एसिडिक हो गई, तो ये तो चलो स्टेबल अपने को कैसा दिखने को मिल जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एसिडिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल जाएगी। डोनेटिंग के केस में सभी जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। क्लियर, जैसा कि हमने यहां पर देखा है। ओके, अब चलो दूसरे एग्जांपल की बात कर लेता हूं।
यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है कि देखो ऑर्थो पोजीशन पर जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर स्ट्रेंथ बता रहा है, या तो आप बोल सकते हो ज्यादा वो स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वन। फिर आती है पैरा की बात, जो कि ऑर्थो के जस्ट बाद हमको स्ट्रेंथ में देखने को मिल जाएगा। फिर है मेटा और फिर है हमारा बेंजोइक एसिड। तो पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो हमको ऑर्थो इफेक्ट, पैरा इफेक्ट, साथ ही साथ मेटा इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें हम ऑर्डर तो यही फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं। अगर हम यहां पर इसकी बात कर लें तो देखो इस केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात समझ लो कि यहां पर हम दोनों में ही देख सकते हैं कि ये दोनों केस में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों ही यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हो। देखो ये था कार्बोक्सिलिक, ये हो गया कार्बोक्सिलेट। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग दोनों के ही केस में हमने यहां पर देखा कि किस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। अगर हम विड्रॉइंग की बात करें तभी Cl हो गया, और हम यहां पर दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर डोनेटिंग की बात की जाए तब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आप उसके भी काफी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि NH2। ओके, क्लियर। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग की। क्लियर। और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि जब आपके पास एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो तब हमको कौन कौन सी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और एसिडिटी देखने को मिलती है किस किस सिचुएशन में, और उसका ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर अपने ने ऑर्थो, पैरा और मेटा की यहां पर पोजीशन भी देख ली और इसके इफेक्ट भी जान लिए। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम और दूसरी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम यहां पर एनहाइड्राइड की बात करें सो एनहाइड्राइड वाले केस में ये वाटर तो रिमूव हो जाएगा, और हमको यहां पर देखने को मिलेगा एनहाइड्राइड। यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एनहाइड्राइड में तब कन्वर्ट होता है जब अपने पास कैटालिस्ट हो P2O5 और H+। क्लियर। साथ ही साथ वाटर तो लूज हो ही रहा है। ओके, तो ये बात हो गई एनहाइड्राइड की। अगर हम एस्टरिफिकेशन की बात करें तो देखो एस्टरिफिकेशन के केस में हमको ध्यान देना है कि जब भी एस्टरिफिकेशन आप करोगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर मेरे पास है अल्कोहल, यहां पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पर मैंने H+ लेके रखा है। इसका मतलब हुआ कि मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HCl दोनों में से कोई भी ले सकता हूं। रिएक्शन क्या बनेगी, और वाटर लूज हो जाएगा। ये क्या बना, एस्टर। क्लियर। कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल देखने को मिल रहा है।
ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो एस्टर बना है उसके साथ वाटर भी लूज हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर H+ यूज करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो अभी अपने इसी के मैकेनिज्म के बारे में ही बात करेंगे, पहले आप इस रिएक्शन को नोट कर लो। ओके, अगर इसका रिएक्शन देखा जाए मैकेनिज्म, तब ओके, अगर हम इसकी बात करें तो एक काम करता हूं, पहले मैं ये जो मैकेनिज्म है इसको ड्रॉ कर देता हूं, फिर बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो देखो इस मैकेनिज्म के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपने को क्या देखने को मिल रहा है, H+, जो कि कंबाइंड हो जाता है O के साथ। तो H+ है, तो यहां पर हम यहां पर शो भी कर रहे हैं कि भैया ऊपर प्लस आ चुका है, ठीक है। अब ROH अपने ने लेके रखा हुआ है, ये किसके साथ जाकर के कंबाइंड हो रहा है, कार्बन के साथ, तभी यहां पर अपने को क्या देखने को मिला, यहां पर आ गया प्लस, किसके ऊपर, ऑक्सीजन पर। क्लियर। नेक्स्ट की बात करो तो ये मूव हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, जिस वजह से ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन रिच और पॉजिटिव चार्ज आ गया वाटर के पास, मतलब कि OH और H पर। क्लियर। यहां पर हमको वाटर की चलो लूज तो देखने को मिल जा रही है, अब पॉजिटिव कहां मूव हो गया, OH के पास, जिसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट में H+ लूज होता है और अपने को देखने को मिल गया एस्टर। ठीक है, ध्यान रखो कि इसको अपने क्या बोलते हैं, यहां पर जो प्रोटॉन है, ठीक है, तो प्रोटोनेटेड एस्टर भी अपने को बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये हो गया अपना टेट्राहेड्रल। ध्यान रखो, टेट्राहेड्रल उसको बोला जाएगा, और यहीं पर अपने को प्रोटोनेटेड अपने को देखने को मिलते हैं एस्टर। ठीक है, जो कि मैंने यहां पर पे लिख के रखा हुआ है। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये हो गया अपना एस्टर। ओके, तो ये था मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बाद हम दूसरी और भी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है अमोनिया की। ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तभी यहां पर अपने पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करता हूं NH3 के साथ, यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HCl की प्रेजेंस में हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा अमोनियम। क्लियर, ये क्या हो गया, अमोनियम। ओके, नेक्स्ट की बात करें, तभी हम यहां पर देख सकते हैं अमाइड और वाटर। एसिटिक एसिड
ये हो गया वाटर, ये हो गया अमाइड, इसको हम बोलेंगे इथेन अमाइड, क्लियर। और इसको हम बोलेंगे अमोनियम एसीटेट, ये हो गया एसिटिक एसिड। इसको आप क्या बोल दोगे? और इसको आप बोलोगे इथेन अमाइड। ओके, तो इस तरह से ये दो वाले रिएक्शन तो होते हैं कंप्लीट, तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें ओके, यहां पर अपने को और क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर हमको एक देखने को मिल गया अमोनिया, जो कि हमने अलग कर दिया। इसको हम बोलते हैं पैथेलिक एसिड, क्लियर। इसको हम बोलेंगे अमोनियम तो बन गया, तो अमोनियम पैथेलेट, ये हुआ पैथेलिक एसिड, इसको हम बोलेंगे अमोनियम पैथेलेट, क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पैथेल अमाइड, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा? पैथेलिमाइड। ओके, ध्यान रखना है। तो ये थी रिएक्शन बेंजीन वाली, क्लियर। तो ये वाली भी यहां पर होती है कंप्लीट। फिर हम यहां पर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो होगा क्लेवेज ऑफ RCOOH, ठीक है। ओके, क्लेवेज ऑफ RCOOH के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिड्यूस होता है इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 एंड B2H6 और हीट की प्रेजेंस में, तभी हमको यहां देखने को मिलता है RCH2OH। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपने को देखने को मिला B2H6, ये अगर मेरे पास प्रेजेंट है हेलो एस्टर तब पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर मेरे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तब मैं ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मैं इसको रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। ओके, अगर ये वाली सिचुएशन है तो चलो काम हो जाएगा अपना। इथेनोइक एसिड, क्लियर। ओके, तो ये वाली बात हो गई फर्स्ट, जिसको हम जानते हैं रिडक्शन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के केस में हम यहां पर ले रहे हैं RCOONA और हमको यहां पर देखने को मिलेगा RHNA2CO3 और अल्केन देखने को मिल जाएगा जब अपने को यहां पर देखने को मिल जाए RCOONA, क्लियर। चलो जरा इसकी एक रिएक्शन समझ लेते हैं। अगर मेरे पास है RCOONA तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखने को मिलेगा
एक तो कार्बोक्सिलेट और एक अपने को देखने को मिल जाएगा सोडियम। ठीक है, तो एनोड पर सपोज अगर ये प्रेजेंट है तभी तब अपने को RR और हमको देखने को मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल एनोड पर। एट एनोड एट कैथोड। देखो अगर मैं यहां पर कैथोड की बात करूं तो कैथोड वाले केस में हमको यहां पर देखने को मिलेगा ओके कितना है 2s2o H2 एंड 2OH माइनस। इस केस में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस केस में इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखो ओके ध्यान रखो कि एनोड हो तब तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा ओके लेकिन अगर कैथोड है तभी यहां पर हमको राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ओके तो ये बात हो गई एनोड की और ये हो गई कैथोड की। ओके तो ध्यान रखो कि जब डीकार्बोक्सिलेशन हो ना तब हम इसको जानते हैं। यहां पर आपको एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इसको कहा जाता है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से इसको हम जानते हैं। ओके तो ये हुआ कंप्लीट, तो आप इसको भी नोट करो और ये जो एनोड और कैथोड है इसको भी आप देख लो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट है हैलोजिनेशन वाला, जिसको हम हेल वॉलहार्ड के नाम से भी जानते हैं नाम से। ठीक है अगर अपने इसी की बात करें ना सो क्लियर, यहां पर है कार्बोक्सिलिक और ये अपने ने यूज कर लिया है अल्फा पोजीशन पर हैलोजन का। ओके जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि भाई स्टेबल ज्यादा कौन होगा, जो अल्फा पोजीशन पे होगा। बीटा पोजीशन पे अगर आप डालते हो तो वो कम स्टेबल होगा अल्फा से। ठीक है तो एक तो ये हो गया रिएक्शन। नेक्स्ट वन, अब ये वाली जो रिएक्शन है ना ये हम रिएक्शन करने जा रहे हैं बेंजीन वाली। ओके या तो आप बोल सकते हो रिंग वाली स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, इसको मैं अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर करूं तो हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा मेटा नाइट्रो। ध्यान रखो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसको बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड है Br2FeBr3। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसको कहा जाता है। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके तो यहां पर अपने ने ये रिंग वाली भी देख ली, साथ ही साथ यहां पर हेलोजिनेशन भी देख लिया, जिसको हम जानते थे हेल वॉलहार्ड रिएक्शन के नाम से। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो हेल वॉलहार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। ठीक है नेक्स्ट वाली थी ये रिंग की रिएक्शन थी, जिसमें 2 रिएक्शन अपने को देखने को मिली, दोनों की दोनों ही मैंने यहां पर आपको लिख के रखी है। ओके तो आप इसको नोट कर लो और मैं यहीं पर इसके कुछ यूजेस के बारे में भी डिस्कस कर देता हूं कि कौन कौन से ये यूज होते हैं। जैसे कि अगर अपने बात करें मिथेनोइक की, तो मिथेनोइक जो एसिड है ये हमको देखने को मिल जाएगा रबर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने को देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा और डाई इंडस्ट्री में इसका यूज देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इथेनोइक एसिड की, तभी
ये यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। ध्यान रखो, ये यूज होगा एज अ सॉल्वेंट, मतलब कि विनेगर के फॉर्म में, जो कि फूड इंडस्ट्री में ज्यादा पॉपुलर है। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम बाकी के और भी दूसरे यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अगर मैं दूसरे यूजेस की बात करूं, हेक्सेन डाइओइक एसिड, ये यूज होता है नायलॉन 6,6 में। ओके, ध्यान रखना है, हेक्सेन डाइओइक ये यूज होगा नायलॉन 6,6 में। और अगर अपने बात करें एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड की, तो ये यूज में आता है परफ्यूमरी इंडस्ट्री में, इसका यूज देखने को मिलेगा। ओके, ध्यान रख लो, परफ्यूमरी इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज सोडियम बेंजोएट, ये हमको देखने को मिल जाएगा फूड प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में। बात को ध्यान रखो, सोडियम का जो यूज है ना, वो हमको देखने को मिल जाएगा सोडियम बेंजोएट का, कि ये फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज में आता है। अब सपोज करो कि मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ फैटी एसिड्स हैं, तो यूज में आएगा सोप और डिटर्जेंट बनाने में। ओके, अगर फैटी एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो फूड और डिटर्जेंट को बनाने में यूज में आता है। क्लियर। मिथेनॉइक की बात करें तो रबर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डाई में, इथेनॉइक एज अ सॉल्वेंट विनेगर में, फूड इंडस्ट्री में यूज में होता है। हेक्सेन डाइओइक एसिड ये नायलॉन 6,6, एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड परफ्यूमरी इंडस्ट्री, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव्स, और अगर मेरे पास फैटी एसिड्स हैं तो सोप और डिटर्जेंट को बनाने में यूज में आएगा। क्लियर। तो आज का जो ये लेक्चर था केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।